गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम डिमेरिट्स ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या क्या डिमेरिट्स होती हैं। तो डिमेरिट्स को पूरा करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था, मेरिट्स ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सबसे पहला इसमें टॉपिक था पर्सनल, वो क्वालिफाइड पर्सोनल। क्वालिफाइड पर्सोनल का मतलब ये होता है, अगर हम मान लो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के माध्यम से कोई रिक्रूट करते हैं तो हमको क्वालिफाइड पर्सन मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है बजाय जो है आपके इंटरनल रिक्रूटमेंट के। क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट से हमें केवल एक या दो ही बंदे मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कराते हैं तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीड करते हैं। रीड करने के बाद में फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट कराते हैं। तो ऐसे माध्यम में हमें काफ़ी जो है एप्लीकेशंस आ जाती हैं हमारे पास। अब हमारे पास ये चॉइस रहती है कि हम उन एप्लीकेशंस जो जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उनको उनमें से हम जो है एक व्यक्ति को सेलेक्ट करें या दो व्यक्ति को, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्वालिफाइड बंदे मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है बच्चों। दूसरी, वाइडर चॉइस। हमें चॉइस भी वाइडर रहती है इसमें। जब हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी, ज़्यादा बंदे हमारे सामने होंगे, हम उनमें से किसी एक या दो बंदों को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास चॉइस रहती है, हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि हम कौन से ऑप्शन को चूज करें, किस व्यक्ति को। तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफाइड पर्सन, अकॉर्डिंग टू द वेल नॉलेज पर्सन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द न्यू फ्रेशर हमें जो है स्टूडेंट्स मिलेंगे तो जिनके माध्यम से हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बाय द यूजिंग ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट द नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स इंक्रीज्ड। तो जब हम एक्सटर्नल सोर्सेस को यूज करते हैं रिक्रूटमेंट को तो हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैनी फील्ड विच इट टर्न्स इंक्रीज द एरिया ऑफ चॉइस। तो हमारे चॉइस करने का एरिया भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। द मैनेजर कैन अपॉइंट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन। अब मैनेजर के सामने बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन होते हैं, उनमें से जो मोस्ट टैलेंटेड है यानी जो ज़्यादा कैपेबिलिटी है जिसके अंदर, ठीक है ना, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसकी नॉलेज ज़्यादा है, जिसका वर्क फील्ड जो है एक्सपीरियंस वो ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट कर सकता है। एग्जामिन द कैपेबिलिटी एंड टैलेंट ऑफ द एप्लीकेंट। वो जो है क्या करेगा, उनके टैलेंट्स को चेक करेगा, उनसे वर्क करवा करके देखेगा और तब कहीं जा कर के वो उसको रिक्रूट करेगा बच्चों। नेक्स्ट है फ्रेश टैलेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के माध्यम से हमें जो है फ्रेश टैलेंटेड व्यक्ति मिल जाते हैं, क्योंकि वो नए नए व्यक्ति होते हैं, नया सीख करके आते हैं और वो उन्हें इनोवेशन करने का भी जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो इनोवेटिव पर्सन्स होते हैं, न्यू आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं, ठीक है ना, बजाय इंटरनल रिक्रूटमेंट के। इंटरनल रिक्रूटमेंट में वही पुराने तरीके से ही वो वर्क करेगा, कोई इनोवेशन से नहीं करेगा वो जो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमें फ्रेश टैलेंटेड जो पर्सन्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट हेल्प द पीपल विद न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज टू एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन विच सर्टेनली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ठीक है ना, आगे बढ़ेगा। तो एक्सटर्नल सोर्सेस के माध्यम से हमें क्या होता है, जो है फ्रेश टैलेंटेड व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिल जाती हैं।
तो ये होता है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। दूसरी बात, जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के माध्यम से कोई अपॉइंटमेंट करते हैं, कोई रिक्रूटमेंट करते हैं, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, आपस में उनमें बहुत सारा कंपटीशन होता है। हम रिटन टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट में कुछ बच्चे कुछ जो है अनसेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब जिन्हें बाहर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो है हम इंटरव्यूज लेते हैं कुछ का, उसमें से भी बहुत से लोग जो है बाहर हो जाते हैं। उसके बाद हम उनका डेमो लेते हैं, तो डेमो में जो व्यक्ति है ठीक, उस व्यक्ति को हम जो है अपॉइंट करते हैं। तो देखो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, यहाँ पर कंपटीशन रहता है यहाँ पर। तो कंपटीशन के माध्यम से भी जो है हमें जो है एक वेल टैलेंटेड पर्सन मिल जाता है। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम टू कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू एम्प्लॉयज, रिक्रूटिंग through the process of the external recruitment, a spirit of the competitions is born. Consequently, their work performance is improved. इससे क्या होता है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हो जाती है बच्चों। इसके बाद में है लेस चांस ऑफ द फेवरेटिज्म। पक्षपात नहीं होता इसमें, यानी कि जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो वहाँ पर पक्षपात नहीं होता, वहाँ किसी की चल नहीं पाती। अगर मैं भी चाहूँ इवन के इस बंदे को, मेरा कोई बंदा है जो सेलेक्ट हो जाए वहाँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो क्या है, एक तरह से कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, कोई किसी का फेवर कर ही नहीं सकता। यहाँ पर तो जो मोस्ट टैलेंटेड होगा, जो कंपटीशन फाइट करके आएगा, वही व्यक्ति जो है उसी को जो है वहाँ पर मौका मिलेगा जॉब करने का। तो इस तरीके से हमने ये 5 एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की मेरिट्स पढ़ी। क्वालिफाइड पर्सोनल, वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट और जो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। अब इसके बाद में इसकी कुछ डिमेरिट्स आती हैं। तो डिमेरिट्स में है सबसे पहली डिससेटिस्फैक्शंस अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। डिससेटिस्फैक्शंस का मतलब क्या है, जिससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हो। किससे? अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो इस समय काम कर रहा है, उससे डिससेटिस्फैक्शन रहता है। तो व्हेन द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज एडॉप्टेड, जब हम एक्सटर्नल सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं, इट पुट्स एन एंड टू द चांस ऑफ द प्रमोशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टाफ। और हम प्रमोशन के माध्यम से किसी व्यक्ति को या किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोशन करा लेते हैं या ट्रांसफ़र के माध्यम से हम ज्वाइन करा लेते हैं, तो दिस नेचुरली अफेक्ट देयर मोरल एंड दे डू नॉट वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन। तो ऐसा व्यक्ति पूरे डेडिकेशंस के साथ वर्क नहीं करेगा बच्चों। अब वर्क नहीं करेगा तो इसका मतलब मैनेजर क्या रहेगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा उससे, बजाय एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के माध्यम से हम रिक्रूट करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो क्या है, फ्रेश टैलेंटेड आएगा, उसके मन में भय रहेगा कहीं मुझे निकाल नहीं दिया जाए, और जो है मैं वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, मैं अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा दिखाऊँ यहाँ। तो वो ऐसा सोच करके काम करेगा, तो ज़्यादा भी वर्क करेगा, न्यू आइडियाज़ भी यूज करेगा, अपने फ्रेश टैलेंट को यूज करेगा। तो इस तरीके से वो वर्क ज़्यादा करेगा, उससे सेटिस्फाई मैनेजर ज़्यादा रहेगा, बजाय जो इंटरनल रिक्रूटमेंट के माध्यम से अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ में से जो बंदा हमने सेलेक्ट किया है, अगर हम उस बंदे को जो है वर्क करवाते हैं, तो वो बंदा ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, पूरे डेडिकेशन के साथ वर्क नहीं करेगा, वर्क में लापरवाही दिखाएगा,
तो जब वो लापरवाही दिखाएगा तो क्या होगा, फर्म ग्रो नहीं कर पाएगी, और फर्म ग्रो नहीं कर पाएगी तो फर्म को बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा तो फर्म चले बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग स्टाफ को ना रख करके एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करें, इट इज़ बेटर देन द इंटरनल। तो इंटरनल से बेटर होगा। अगला है लेंथी प्रोसेस। इस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में एक नुकसान ये भी है कि लेंथी प्रोसेस है। लेंथी प्रोसेस का मतलब क्या है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमेबल है ये। अब समय ज़्यादा क्यों लगता है बच्चों, सीधी सीधी बात है। आज हमने वर्कलोड और वर्क फोर्स के माध्यम से ये पता किया कि कितनी जो है वैकेंसीज खाली हैं, इसी को पता करने में हमें 1 महीना लग गया। अब सपोज दैट हमको मालूम पड़ गई कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, अब हम उसको क्या करेंगे, प्रेस में देंगे, प्रेस नोट देंगे। तो प्रेस में क्या होगा, उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। अब हम एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो उसमें भी एक डेट फिक्स करेंगे कि एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट ये होगी 1 महीने या 1.5 महीने। अब मान लो 1 महीने भी रख दी हमने, तो 1 महीने लास्ट डेट, यानी जब तक हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट की नहीं आ जाए। फिर उसके बाद में हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे जो बिल्कुल कंप्लीट वेल कंप्लीट एप्लीकेशंस होंगी, हम उनको छांटेंगे। इसी में 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन के बाद में फिर हम डेट डिसाइड करेंगे कि अगले 15 दिन बाद की, तो 2 महीने हो गए। अब हमने मान लो अब हमने रिटन टेस्ट कराया, रिटन टेस्ट कराने के बाद में फिर कॉपियाँ चेक होंगी, 1 महीना उसमें भी लगेगा। फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 8-10 दिन उसमें भी लग जाएंगे। फिर रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद में उसे इंटरव्यू के लिए भेजेंगे लेटर। फिर इंटरव्यू के बाद में 8-10 5-7 जो भी दिन हो, तो देखा जाए इस तरीके से ये लेंथी प्रोसेस है। तो लेंथी प्रोसेस है तो टाइम कंज्यूमेबल जो है प्रोसेस है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नुकसान है इसका। तो ये कह भी रहा है द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस है ये, इन्वॉल्विंग एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस पोस्ट। जो है एडवर्टाइजमेंट हमने किया है इस पोस्ट के लिए, वेट फॉर द एप्लीकेशन, हमें एप्लीकेशंस का वेट करना पड़ेगा, सिलेक्शन का वेट करना पड़ेगा, एंड एक्सेट्रा विच कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें क्या होगा, बहुत सारा समय लगेगा बच्चों। सिंस इट इज़ लेंथी प्रोसेस, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कैसा प्रोसेस है बच्चों, एक लेंथी प्रोसेस है। समटाइम्स इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, इसलिए इस समय इसको यूज नहीं किया जाता है, इसको हम कंसिडर्ड नहीं करते क्योंकि इसमें लेंथी प्रोसेस है। लास्ट तीसरा है कॉस्टली। कॉस्टली प्रोसेस, ये जो कॉस्टली भी पड़ता है बच्चों। कॉस्टली कैसे, द एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व एडवर्टाइजमेंट। अब हमें एडवर्टाइजमेंट करवाना है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे देने होंगे, ठीक है ना। फिर उनका रिटन एग्जाम करवाना है, उस पर भी पैसा खर्च करना होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उनको जो है इंटरव्यू कराना है, उसमें भी पैसा खर्च करना होगा। तो देखा हर जगह पर कदम कदम पर यहाँ पर पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये कैसा है, कॉस्टली पड़ता है ये बच्चों, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब ओवर कॉस्टली पड़ता है, ज़्यादा पैसा इसमें हमें खर्च करना पड़ता है। वही वो कह रहा था, एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजमेंट एंड अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। एक तो टाइम कंज्यूमेबल है, एक पैसा कंज्यूमेबल है, पैसे भी खाएगा ये ज़्यादा, ठीक है ना, इसके सिलेक्शन में। एंड एवं ऑल ट्रेनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जो सेलेक्ट होगा कैंडिडेट या सेलेक्टेड कैंडिडेट तक पहुंचने तक उसमें जो है ज़्यादा पैसे खर्च होंगे।
अ लॉट ऑफ द एक्सपेंडिचर देयरफॉर, इस पर ज़्यादा खर्चा होता है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये कैसी प्रोसेस है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी कि खर्चीली प्रोसेस है ये, ठीक है ना, यहाँ पर खर्चा ज़्यादा, ठीक है ना, होता है। तो अभी आपने ये 3 पढ़ी, डिससेटिस्फेक्शन अमोंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, एग्जिस्टिंग स्टाफ से मैनेजर क्या होता है, डिससेटिस्फाइड रहता है यहाँ पर, क्योंकि वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वर्क नहीं करेगा अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जो है अगर हम रखेंगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से ही जो है बंदे को रखना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या है, लेंथी प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस कैसे, मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन के लिए समय देना, उसको सबमिशन के लिए समय देना, फिर उनको छांटना, फिर उसके बाद में इंटरव्यू की डेट लेना, फिर इंटरव्यू में से भी पास करना, फिर रिटन है, इतनी सारी प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये टाइम कंज्यूमेबल है। दूसरा, इस पर पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है इस मेथड पे। जब भी हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। हर समय पैसे की आवश्यकता इसमें होती है। नेक्स्ट है चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, और रॉन्ग सिलेक्शन होने के भी चांस रहते हैं इसमें। कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा थ्योरेटिकल में ज़्यादा अच्छा होता है, प्रैक्टिकल में कम होता है, और थ्योरेटिकल के माध्यम से उसने मान लो रिटन टेस्ट भी क्लियर कर लिया, मेरिट में भी आ गया, अब मेरिट में आ गया, उस पर वर्क आता नहीं है। तो जब वर्क नहीं आता है तो वो बंदा वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हमने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया। और अगर बिजनेस में हम एक भी व्यक्ति का, ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन नेचर्स के लोगों का अगर अपॉइंटमेंट करते हैं, वहाँ जरा सी भी गड़बड़ी हो जाती है, एक अपॉइंटमेंट में जरा भी चूक हो जाती है, तो समझ लो हमारी संस्था को बहुत बड़ा नुकसान इससे होता है। तो कुल मिलाकर के क्या है, चांस ऑफ द रॉन्ग सिलेक्शन, रॉन्ग सिलेक्शन होने के चांस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें ऐसी टेक्निक को यूज करना चाहिए जो जिससे कि कोई गलत बंदा हमारे यहाँ अपॉइंट ना हो जाए। वही कह रहा है, सिंस देयर इज नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द एक्सटर्नल कैंडिडेट, एक्सटर्नल कैंडिडेट के बारे में हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ द रॉन्ग सिलेक्शन, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इवन इफ देयर इज अ सिंपल रॉन्ग सिलेक्शन इट कैन कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन वेरी हेवीली। तो कुल मिला के ये है, एक्सपेंसिव है, रॉन्ग सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेशियो। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हुआ बच्चों, इससे लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, हायर हो जाता है। व्हेन द एम्प्लॉय आर कन्विंस्ड दैट they will not be in position to get any promotions in future, they leave the organization at the first available opportunity. Consequently the rate of the turnover increases। जैसे क्या होता है, जो लेबर रेट टर्नओवर जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस सीरियसली ऑफ द रेपुटेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। ये है, दिस डज नॉट एनकरेज गुड टैलेंटेड पीपल टू फील द अट्रैक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से बच्चों हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिमिटेशंस पढ़ी,
तो आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।